है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। और आज का जो एपिसोड है वो है हिंदी। हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आप कैसे बनाएंगे। और ये एक सीरीज है पूरी, जिसमें क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए है। लेकिन हम पहले अपने टीचर्स को बता रहे हैं क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए जाएंगे, जिससे वो हमारी बात को बच्चों तक पहुंचा सके। इसके लिए हमारे पास कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं, कुछ विद्वान लोग हैं। वो आपको बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे बनाएंगे। तो आज जो है हमारे पास हैं रेणुकूट मैडम, है रेणुकूट से। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सुनीता कुशवाहा। तो सरिता मैडम जो है हमारे जो भवन स्कूल है केसरी देवी कनौरिया विद्या मंदिर भवन का रेणुकूट में, उसमें हिंदी पढ़ाती हैं। और हिंदी की बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत साल से हिंदी पढ़ा रही हैं। तो आज हमें जो है वो क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगी कि हम लोग किस तरह से क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैडम, आपका स्वागत है। और जितने लोग हमारे साथ हैं, हम एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। सुनीता कुशवाहा मैडम, सर आप नमस्ते सर। प्लीज आज की शुरू कीजिए। कार्यशाला हाँ जी। में उपस्थित नमस्कार, आभार, धन्यवाद सर। और आज का जो जैसा कि हमारा टॉपिक है, प्रसंग है प्रश्न पत्र का प्रारूप, डिजाइन और विकास। प्रश्न पत्र कैसे बनाते हैं उसके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। पेपर से कौन से है? और जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं होता है, तथ्य को सिखाना, बुद्धि का विकास करना, दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। इसी के आधार पे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड का जो प्रश्न पत्र बनता है, उसी की कार्यशाला आज प्रस्तुत करने में जा रही हूँ, जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया। आज की कार्यशाला में इसी मुद्दों पे बात होगी। शैक्षणिक सत्र में आए बदलाव पर चर्चा। पाठ्यक्रम विनिर्देशन। प्रश्न पत्र का भार विभाजन, सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक कौशलों पर चर्चा। प्रश्न पत्र के प्रारूप, प्रश्नों के प्रकार, उदाहरण सहित प्रश्न पत्रों में के बदलाव और विकास। शिक्षा जो है, शिक्षा के कई प्रकार होते हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर। कुछ मैंने जो सर्वे होता है एक तरह से, जांच पड़ताल करने के बाद मुझे कुछ 3 बिंदु मिले हैं, जिसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा वे है जो शिक्षा मुख्यालय में ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक जो है, जो हमारे अंतर्गत आचरण, व्यवहार, रुचि, समाज से हम सीखते हैं। और निरौपचारिक शिक्षा है जो कि सरल व्यवहार, एक तरह से ये जो किसी भी उम्र के लोग इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो एक बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो। वो किसी भी तरह के, किसी भी उम्र के लोग इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इन तीनों शिक्षा को मिलाकर, तीनों के तालमेल से बनता है समग्र शिक्षा, जिसपे आज सीबीएसई बोर्ड बहुत ज्यादा बल दे रही है, जोर दे रही है कि हमारे जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनका समग्र शिक्षा में विकास हो, जिसका उद्देश्य होता है कि बच्चों का सतत विकास करना। यही हमारा लक्ष्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई जो है, हर साल
कुछ न कुछ नए परिवर्तन ला रही है, ताकि शिक्षा जो है हमारा लचीला बन सके, दक्षता पूर्ण बन सके, जिसमें सर्वांगीण बच्चों का विकास हो सके। इसी पे आधारित हमारा जो प्रश्न पत्र है, इस साल भी सीबीएसई ने हमारे बोर्ड के 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसका परिपत्र 3 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। ACAD 30 2024 परिपत्र संख्या है, जिसमें थोड़ा जिसमें बोर्ड ने निर्धारित किया था कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, इसमें ज्यादातर कॉम्पिटेटिव बेस्ड प्रश्न जो है, और उसके बाद केस बेस्ड, इंटीग्रेशन बेस्ड, इस पे जो प्रश्न बन रहे हैं, इसको हमें आगे बढ़ाना है, जिसमें बच्चों के आकलन को दक्षताओं से रेखांकित किया जाए, जिसमें उदाहरणों से, समाज से जोड़कर, जीवन में जो बच्चे जो जीवन पाठ में पढ़ रहे हैं और जीवन में जो कार्य हम कर रहे हैं, उन दोनों के तालमेल से प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए निर्धारित किया गया था। जिसमें जिसमें एक बिंदु ये भी है कि हाँ, एनईपी में इसका एक बिंदु ये भी है कि एनईपी के दृष्टिकोण में आकलन संरेखित करने के लिए धीरे धीरे दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में दक्षता आधारित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। इसी के आधार पे हमारा प्रश्न पत्र तैयार हुआ है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य है प्रवाह लाना, लचीलापन लाना, मौलिकता लाना और विस्तार करना। प्रवाह मतलब नए विचार, जो बच्चे हैं केवल पाठ को पढ़कर उसके आधार पर ही उत्तर ना दे, पाठ को पढ़कर अपने जीवन में उसको अपना सके, ये नए विचार उत्पन्न कर सके। लचीलापन, जिसमें रटंत विद्या को खत्म करने के लिए, रटंत विद्या जो है जिसमें बच्चे रटते हैं, उसको कम करना है। यहाँ पे लचीलापन मतलब कि बच्चे उत्तर को देने के लिए आसान उत्तर को अपने आसान बना सके, ना कि केवल पुस्तक के आधार पर उत्तर दे सके, और नई नई कल्पना के आधार पर उत्तर दे सके। इन सबको रखते हुए आधार बनाकर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कुछ मुख्य बिंदु है कि एक अच्छा प्रश्न पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। पहला है परीक्षा की आवश्यकता। एक अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए हमें कुछ बिंदु हैं, कुछ पहलू हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तय करना कि परीक्षा की आवश्यकता किस लिए है। परीक्षा की आवश्यकता एक बच्चे को ही नहीं होती है, बल्कि हम शिक्षक को होती है। एक बच्चा जब परीक्षा देता है, तो बच्चे का ही परीक्षा नहीं होता है, बल्कि हम शिक्षक का भी परीक्षा होता है, और उसका जो रिजल्ट आता है वो हम सब शिक्षकों का भी वही रिजल्ट होता है। तो इससे पहले आवश्यकता हमें तय करना है कि परीक्षा की आवश्यकता है क्यों। नवीनतम पाठ्यक्रम से अपडेट, जो भी नवीनतम, जो कि हम लोग बोर्ड के शिक्षक हैं, बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो भी नवीनतम पाठ्यक्रम है उससे हमें अपने आप को अपडेट करके रखना चाहिए कि क्या बदलाव आया है। जैसे पहले हर साल कुछ न कुछ बदलाव आते हैं, हर साल कुछ पाठ्यक्रमों को हटा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, तो इस चीज से हमें अपडेट करके रखना है अपने आप को, ताकि हम पाठ्यक्रम को समय पर सही तरीके से पूर्ण कर सकें। प्रश्न पत्र का प्रारूप तय करें। प्रश्न पत्र का प्रारूप जो हमें सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे जारी करती है, देती है, हमारा जो भी प्रश्न पत्र बने 10वीं कक्षा के लिए, 12वीं कक्षा के लिए, उसके आधार पर ये बने, क्योंकि उससे हटकर अगर हम तैयारी करेंगे बच्चों की, तो बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चे तैयार नहीं हो पाएंगे। प्रश्नों के प्रकार, जो कि आज दक्षता पूर्ण या कौशलों से पूर्ण प्रश्नों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो हमें बोर्ड की तरफ से जो निर्देशन मिलता है कि ऐसे प्रश्नों को हम चुने, चाहे केस बेस्ड हो, चाहे कौशल वाले प्रश्न हो, या फिर दक्षतापूर्ण प्रश्न हो, बोधात्मक प्रश्न हो, ज्ञानात्मक प्रश्न हो, उन प्रश्नों को रखकर हम अपने प्रश्न पत्र का निर्माण करें, ये पहले हमें तय करना पड़ता है। प्रमाणिक और सत्यापित संदर्भों का उपयोग। जो भी प्रश्न पत्र में हम चीजें जो प्रमाणित रहें, सत्य रहें, तथ्य रहें, प्रश्न और उनके पाठ्यक्रम से पर आधारित रहे, भले उसको हम विस्तार रूप दे सकते हैं, प्रश्नों को बदल कर दे सकते हैं, लेकिन वो मूल रूप से कहाँ से रहेगा, पाठ्यों से संदर्भित रहेगा। प्रश्न निर्माण प्लेटफॉर्मों पर निर्भर करते हैं, मतलब कौन सा है, ऑनलाइन हम टेस्ट ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं। ये तो चूंकि तय है कि ऑफलाइन ही रहता है हमारे बच्चों का परीक्षा, लेकिन एक ये भी इसमें एक प्रश्न पत्र बनाने से पहले ये भी एक माध्यम होता है कि तय करने, परीक्षा पत्र को संपादित करें और अंतिम लिखें।
परीक्षा पत्र जो होता है कि अंतिम तिथि परीक्षा का, जैसे कि बोर्ड का अभी से हमें कहीं न कहीं से ये समाचार मिल रहा है कि फरवरी से परीक्षा शुरू होगा, या जो भी टाइम टेबल बनता है, एक प्रश्न पत्र बनाने से पहले ये सारी भी चीजें तय करनी पड़ती है। मूल्यांकन का ढांचा विकसित करें। मूल्यांकन किस प्रकार से हम करेंगे अपने प्रश्न पत्र का, वो ढांचा भी पहले से सुनिश्चित होना चाहिए। पाठ की प्रूफ रीडिंग करें। जो पाठ है या हमारा पाठ्यक्रम है उसका प्रूफ रीडिंग होना चाहिए कि जो चीजें आने वाली हैं या बोर्ड में निर्धारित जो पाठ्यक्रम है वही चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, यह हमें पहले से तय करना होता है, सुनिश्चित करना होता है। उसके बाद ही हम एक परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। परीक्षा बना प्रश्न पत्र बनाते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान भी देना पड़ता है। स्टैंडिंग है, अप्लाई है, एनालाइज है, इवेल्युएट है, क्रिएट है, इन सबको ध्यान में रख कर ही हम अपने प्रश्न पत्र को तैयार कर सकते हैं कि ये बच्चा अपनी समझ बूझ से किस प्रकार दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। 2024 और 2023 का यहाँ कुछ शैक्षणिक सत्र का विश्लेषण है, जिसमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव हिंदी प्रश्न पत्र में किए गए हैं। जो अभी कुछ देर पहले मैंने परिपत्र दिखाया था, उसमें ये साथ में उसके साथ सीबीएसई ने ये भी भेजा है कि 2023-24 और 2024-25 में क्या बदलाव किए गए हैं। तो 2023-24 के सत्र में कौशल पर केंद्रित प्रश्न पत्र जैसे एमसीक्यू, केस आधारित प्रश्न, स्रोत आधारित प्रश्न, एकीकृत प्रश्न या अन्य किसी प्रकार के प्रश्न 40% थे, जिसको बोर्ड ने इस साल बढ़ा दिया है, 50% कर दिया है। दूसरा सुनीता सुनीता मैडम, सर। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा आप जो जिस रफ्तार से चल रहे हो। अच्छा सर, ओके सर, ठीक, सॉरी सर। अगला है प्रतिक्रिया प्रकार के प्रश्न एमसीक्यू, जिसमें बच्चे विश्लेषण करके उत्तर देते हैं। ये 20% पहले भी था और 20% अभी भी है। अगला है निर्मित प्रतिक्रिया प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर प्रश्न या लंबे प्रश्न जो है, विस्तृत प्रश्न है। ये 30% पहले, अभी पहले 30% था, अभी भी 30% है। इसमें कोई बदलाव ज्यादा नहीं किया गया है। लेकिन इस साल के प्रश्न पत्र में ये बदलाव किया गया है कि पिछले साल के प्रश्न पत्र में 40 नंबर का एमसीक्यू रहता था, 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव रहता था, जिसमें लिखने वाला रहता था। अभी बोर्ड ने ये चीजें इस चीज में यहाँ पे परिवर्तन लाया है कि 40 नंबर का जो एमसीक्यू है उसको बदलकर यहाँ पे 16 नंबर का बना दिया गया है। संक्षिप्त प्रश्न रहेंगे लेकिन उसके साथ बहुविकल्पी प्रश्न नहीं रहेंगे। जैसे पहले हमारे व्याकरण में जो प्रश्न आते थे बहुविकल्पी रहते थे, 40 नंबर के बहुवैकल्पिक प्रश्न थे, लेकिन अभी केवल 16 नंबर का बहुवैकल्पिक प्रश्न कर दिया गया। यहाँ पे ये बदलाव आया है। प्रश्न पत्र का जो प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है और मिनी निर्देश है 2024-25 का, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हिंदी पाठ्यक्रम 2002 बोर्ड है हमारा, किया गया है बोर्ड की तरफ से, वो है अपठित बोध। बोध पहले भी 14 नंबर का था, अभी भी 14 नंबर ही है। और व्यवहारिक व्याकरण पहले भी 16 नंबर था, अभी भी 16 नंबर है। जिसमें बदलाव बस यही है कि जो बहुवैकल्पिक प्रश्न थे वो अब संक्षिप्त कर दिए गए हैं। उसको अब यहाँ पे बच्चे लिख कर उत्तर देंगे। अगला है पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, ये 30 नंबर पहले भी था, अभी भी 30 नंबर है। रचनात्मक लेखन जो 20 पहले था, अभी भी 20 नंबर का है। पूरा भारांक 80 और 20 नंबर आंतरिक। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, परीक्षा हेतु भार विभाजन जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से हमें मिलता है, जिसमें जो प्रारूप है, हमारे प्रारूप के साथ साथ प्रश्न का विभाग, अंक का विभाजन भी दिया गया है। अपठित गद्यांश व काव्यांश पर बोध चिंतन विश्लेषण सराहना आदि पर बहुवैकल्पिक अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि पहले 5 नंबर का हमारा अपठित गद्यांश आता था, 5 नंबर का अपठित पद्यांश आता था, जिसमें पूरे 5 नंबर के केवल वैकल्पिक प्रश्न होते थे, बहुवैकल्पिक। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन क्या किया गया है कि इसको 7-7 नंबर का कर दिया गया है। जो अपठित गद्यांश है इसको 7 नंबर का किया गया है और अपठित काव्यांश भी 7 नंबर का किया गया है। जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 250 शब्दों के जो गद्यांश रहेंगे वो उतना ही है जो पहले था, लेकिन यहाँ पर
तीन प्रश्न ऐसे रहेंगे जो बहुवैकल्पिक रहेंगे, दो प्रश्न आपके अति लघु या लघु प्रश्न रहेंगे, जिसमें अंक विभाजन ऐसे किया गया है कि जो तीन प्रश्न बहुवैकल्पिक रहेंगे, मैं अभी प्रश्न पत्र के साथ फिर से दिखा दूंगी। वो तीन प्रश्न बहुवैकल्पिक रहेंगे जहाँ पे बच्चे अपने विश्लेषण तर्क शक्ति के आधार पर उत्तर देंगे, और दो प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर वो लोग केस बेस्ड रहेंगे, जिसका उत्तर वो लोग गद्यांश से ही ढूंढकर लिखेंगे 2 नंबर का। यानी कि साथ साथ 14 नंबर का हमारा अपठित बोध चला गया है, पहले 10 नंबर का केवल था। अगला इसमें व्याकरण। व्याकरण में जैसा मैंने पहले ही बताया कि पहले भी 20 प्रश्न ही पूछे जाते थे, और इस बार भी 20 प्रश्न पूरे पूछे गए, जिसमें से 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन यहाँ पे वही परिवर्तन किया गया है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न नहीं रहेंगे। और एक छोटा सा यहाँ पे परिवर्तन और आया है हमारे पाठ्यक्रम में, कि पहले पाठ्यक्रम में क्या था कि शब्दालंकार आपका 9th में शब्दालंकार था, 10th में भी शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों था। लेकिन इस साल परिवर्तन किया गया है कि 9वीं कक्षा में केवल शब्दालंकार के 3 भेद पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष रहेगा। और यहाँ 10वीं कक्षा में केवल अर्थालंकार के 5 अलंकार पढ़ाए जाएंगे। अर्थालंकार में जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, केवल अर्थालंकार को पढ़ाया जाएगा। पिछली साल तक यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों थे, यहाँ पे बदलाव किया गया है। अगला है पाठ्यपुस्तक से आधारित। पाठ्यपुस्तक से आधारित जैसे पिछली साल दिया गया था वैसे ही इस साल भी है, इसमें यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे क्षितिज भाग 2 से जो निर्धारित पाठ है गद्यांश के आधार पर एक पठित गद्यांश दिया जाएगा जो 5 अंक का रहेगा, जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे और कथन कारण वाले प्रश्न रहेंगे। विकल्प में भी कथन कारण, और जहाँ पे योग्यता दक्षता को देखकर बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर भी बनाने हैं। और पाठ में से जो पाठ्य हमारे पढ़े गए पाठ है उसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अभिव्यक्ति वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 के उत्तर हमें देने हैं। इसी तरह काव्य खंड में भी है, जहां से पठित काव्यांश दिया जाएगा, जिसमें 5 नंबर का बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा, और प्रश्न भी और काव्य खंड पर आधारित प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 में से 3 प्रश्न करने पड़ेंगे। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 है, जहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ये विस्तृत प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ये दक्षता योग्यता पर आधारित होता है। एकीकृत प्रश्न रहते हैं ज्यादातर, यहाँ पे इंटीग्रेशन से आधारित प्रश्न रहते हैं यहाँ पे। तो ये प्रश्न यहाँ पे बच्चे स्वतंत्र हैं अपने विचार से, अपने अवधारणा से, अपने विचारों से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आधार पाठ ही रहता है। रचनात्मक कौशल या रचनात्मक लेखन में यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर अनुच्छेद लेखन जिसमें 3 विकल्प रहेंगे, जिसमें से बच्चे एक लिखेंगे, एक किसी विषय का अनुच्छेद, और शब्द सीमा यहाँ पर भी 120 पहले भी था, अभी भी है। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक दोनों जैसे पिछली साल था, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं है, 5 अंक का 100 शब्दों में। और स्ववृत्त लेखन यहाँ भी वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं, 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन 5 नंबर का, या फिर ईमेल लेखन। दूसरा विज्ञापन लेखन 40 शब्दों में यहाँ बनाना है, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। विज्ञापन लेखन अथवा संदेश लेखन में से बच्चे कोई एक कर सकते हैं। ये आंतरिक मूल्यांकन, जैसा कि हम सब जानते हैं, सामयिक आकलन जो होता है, बहुविधि आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन, इस पे आधारित 20 नंबर जो हम बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन करके नंबर देते हैं। ये पाठ है जो इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये जैसे पहले था वैसे अभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड से देव, सवैया, कवित्व पूरा पाठ नहीं पूछा जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना से पूरा पाठ, ऋतुराज कन्यादान से पूरा पाठ, गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पूरा पाठ नहीं पूछा जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक पूरा पाठ नहीं पूछा जाएगा। दूसरा इसमें कृतिका भाग 2 भी है, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पूरा पाठ, और जॉर्ज पंचम की नाम पूरा पाठ।
यहाँ पे कुछ बिंदु है जिससे हम बच्चों के मौलिक कौशलों पर बल देकर प्रश्न पत्र बना सकते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है? स्व जागरूकता। प्रश्न बनाते समय हमें ध्यान देना है कि बच्चे जो भी प्रश्न हम दें उसमें बच्चे अपनी पसंद नापसंद पाठ के आधार पर ही पसंद नापसंद के हिसाब से भी उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए यहाँ पे स्व जागरूकता पे ध्यान देना है। समस्या के समाधान की दक्षता, जिसपे सीबीएसई बोर्ड, जिसमें हमारे शिक्षा नई नई शिक्षा नीति भी इसमें बल दे रही है कि समस्या के समाधान की क्षमता से परिपूर्ण प्रश्न हम बनाए, जिसमें बच्चे सीख सके कि जीवन में आने वाली जो समस्या है उससे कैसे जूझकर कैसे हम निकल सकते हैं। इस पे आधारित प्रश्न भी प्रश्न को बनाना है। ये प्रश्न बनाते समय हमें ध्यान देना है कि इन बिंदुओं को हम अपने प्रश्नों में जरूर लें। निर्णय क्षमता, क्षमता का विकास करना, महत्वपूर्ण मुद्दों को समझकर उसमें रचनात्मक रूप से निपटने में सक्षम होना, इस प्रकार का प्रश्न बनाए जिसमें बच्चा किसी भी पाठ को पढ़ के या किसी भी पाठ को पढ़ के जो सीख लिया है उससे कितनी समझ अपने जीवन में अपना सकता है। जीवन में जो रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याएं हैं या निर्णय जहाँ पे लेना है, निर्णय लेने योग्य कितना वो बन पा रहा है। विवेचनात्मक प्रश्न, अनुभवों को सकारात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करने के लिए रचनात्मक विकास, चीजों व घटनाओं को देखने और करने का अभिनय तरीका अपनाना। रचनात्मक तरीके से, जिससे कुछ प्रश्न हमारे दिए जाते हैं जो घटनाओं पे आधारित रहता है, जिसको अपने तरीके से बच्चा लिख सके। आंतरिक व्यक्ति संबंधी, जिन व्यक्तियों से संप्रेषण होता है उससे सकारात्मक तरीकों से जुड़ने की समझ विकसित करना। मतलब जिससे बच्चा बातचीत कर रहा है, सकारात्मक तरीके से किस प्रकार जुड़ सकता है, ये समझ उसके अंदर उत्पन्न हो, इस प्रकार के भी प्रश्न। शिक्षा मतलब कि नई नई शिक्षा नीति यही कहती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं केवल उसी पर आधारित हमें प्रश्न नहीं बनाना है। सर्वांगीण विकास हो बच्चों का, उस चीज को ध्यान में देना है, ध्यान में रख के प्रश्न की रचना करना है। प्रभावी संप्रेषण हो, शाब्दिक और गैर शाब्दिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने में सामर्थ्य बने बच्चा, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अगला है प्रश्न पत्र बनाते समय जो कौशल है उस पर ध्यान देना है। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, समझ बूझ और ज्ञान। ये 10वीं कक्षा का जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है जो बोर्ड से आया है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कुछ। जिसमें पहले है निर्देश। निर्देश में हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी ये सिखाना बीच बीच में जरूरी होता है कि जो निर्देश लिखा है उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पत्र की देखा जाए तो ये संक्षिप्त रूप यहाँ पे पता चल जाता है प्रश्न पत्र का, जिसमें निर्देश कुछ इस प्रकार है। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, क ख ग घ। पिछले साल तक जो खंड होते थे 4 खंड में प्रश्न पत्र नहीं बनता था, यहाँ पे ये बदलाव किया गया है। पहले पिछले साल तक केवल खंड अ और ब 2 खंड में प्रश्न पत्र बन रहा था, लेकिन इस साल यहाँ पे बदलाव किया गया है, खंड क ख ग घ 4 खंडों में बांटा गया है। खंड क में कुल 2 प्रश्न है, जो अपठित गद्यांश काव्यांश 10 नंबर का, यहाँ पे 10 नंबर नहीं 14 नंबर है, बदलाव किया गया है। खंड ख में कुल 4 प्रश्न है जो व्याकरण पे आधारित है, जिसमें से 20 में से 16 प्रश्न का उत्तर देना है। खंड ग में कुल 5 प्रश्न है जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। और खंड घ में 4 प्रश्न है जिसमें सभी प्रश्न विकल्प के साथ है, जिसमें से 4 प्रश्न करना अनिवार्य। यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश जो है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे बदलाव किया गया है कि पिछले साल तक 5 नंबर का यह आता था, पांच पांच प्रश्न होते थे और बहुवैकल्पिक 5 प्रश्न होते थे। लेकिन यहाँ पे इसमें बदलाव किया गया है कि पहले 3 प्रश्न जो है वो बहुवैकल्पिक है, और जिसमें से एक सही गलत का है, एक कथन कारण से संबंधित है और एक साधारण वैकल्पिक प्रश्न है। इन तीनों को ध्यान में रख के वैकल्पिक प्रश्न बनाना है, जिसमें मिलान करना भी दे सकते हैं, जहां पे बच्चे का विश्लेषण की क्षमता बढ़े, तर्क की क्षमता बढ़े, ज्ञान की क्षमता बढ़े। और 2 प्रश्न ऐसे हैं जो 2-2 नंबर के हैं, जो बच्चा अपने बोधात्मक क्षमता से गद्यांश को पढ़कर उत्तर देगा।
इसी प्रकार काव्य खंड में भी है। काव्य खंड में 3 प्रश्न बहुवैकल्पिक है और 2 प्रश्न यहाँ 2-2 नंबर के हैं जो काव्य खंड से आधारित है। वहां से बच्चा पढ़कर उत्तर देगा। 7 नंबर के ये हो गए। अगला है व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें यहाँ पे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ संक्षिप्त प्रश्न दिए गए हैं। जिससे पहले एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होते थे, यहाँ पे सीधे प्रश्न दिया गया है जिसमें से 5 में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हवलदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, इसको परिवर्तित करना है, सरल वाक्य में बदलना है। इसी प्रकार दूसरा है, जब जाड़ा आता है तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे जो प्रारूप है, जो तरीका है, डिजाइन है प्रश्न का, इस बार बदल दिया गया है। वैकल्पिक प्रश्न यहाँ से विकल्प हटा दिए गए हैं, सीधे यहाँ पर संक्षिप्त प्रश्न दे दिया गया है ज्ञान के आधार पर। इसी प्रकार वाच्य में भी है, 5 में से 4 प्रश्न करना है। यहाँ भी सीधे प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न है, जिसमें प्रश्न विश्लेषणात्मक भी है, ज्ञान के आधार पे भी है, तर्क के आधार पे भी दे सकते हैं बच्चे। मुख्य मुख्य यहाँ पे व्याकरण है तो ज्ञान के आधार से संबंधित ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, बदलने के लिए वह गिने चुने प्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, कर्मवाच्य में बदलिए। इसी प्रकार दूसरा है, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए, कर्तृवाच्य में बदलिए। इसी प्रकार भाववाच्य में बदलिए, मतलब वाच्य परिवर्तन। यहाँ पे दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के प्रकार कितने हैं, वाच्य के भेद क्या है, कर्तृवाच्य की विशेषता क्या है, ऐसे प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं। पद परिचय में भी यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, संक्षिप्त प्रश्न है, वैकल्पिक बिल्कुल हटा दिया गया है, जहाँ पे बच्चे एक पद, रेखांकित जो पद है उनका परिचय दें। पाठ्य पुस्तक पे आधारित यहाँ पे देख सकते हैं जो गद्यांश है। गद्यांश में यहाँ 5 बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, जो गद्य को पढ़े गए, गद्य खंड को जो पाठ पर आधारित है, जो बच्चे पाठ पढ़े हैं वहां से गद्यांश दिया गया है, जिसपे आधारित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न है। और पांचों बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है वो देखा जाए तो यहाँ पे कौशल पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है, कथन है, कारण है, तर्क शक्ति पे आधारित है, बोध पे आधारित है। कोई भी ऐसा नहीं कि केवल एक बोधात्मक प्रश्न बना दिया गया है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि अगर 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न तार्किक हो, कौशल हो, दक्षता से योग्य हो, विश्लेषणात्मक हो। इसको ध्यान में रखकर ही यहाँ पे विकल्प तैयार करना है। अगला 8वां प्रश्न है, पूरे 15 प्रश्न रहेंगे प्रश्न पत्र में। 8वें में जो है निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे शब्द सीमा को ना बढ़ाया गया ना घटाया गया, जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पर भी दिया गया इस साल भी, जिसमें से 3 प्रश्न रहेंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ध्यान देना है, कौशल, दक्षता, कल्पना और ज्ञान, बोध सबको मिलाकर यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी, इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यहाँ पे बच्चा पाठ को आधार बनाकर केवल नहीं उत्तर देगा, यहाँ पे स्वयं अपनी प्रतिक्रिया भी अपने अपने मन से प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा इसी प्रकार है, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। ये तो बोध बोध पर आधारित है, जो पाठ में पढ़ाया गया उस पर आधारित है। अगला प्रश्न इसी प्रकार है, लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये भी बोधात्मक है, ज्ञान के आधार पर ही बच्चे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षता, कौशल और जो कौशल है, दक्षता है, विश्लेषण है, ज्ञान है, इन सबको मिलाकर यहाँ पे ज्यादातर प्रश्न जो है हमारे दक्षता पर आधारित रहेंगे। काव्य खंड से भी ऐसे ही 5 प्रश्न है, जिसमें 5 बहुवैकल्पिक है, 5 अंक के। इसमें भी पहले कथन कारण दे सकते हैं, मिलान कीजिए दे सकते हैं, जिसमें तर्क शक्ति रहे, तर्क शक्ति के आधार पे बच्चा उत्तर दे, विश्लेषण करके दे, अपने ज्ञान के आधार पे दे। वहां पर भी काव्य कौशल से, काव्य खंड से 3 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न में से 3 प्रश्नों के उत्तर दे गए हैं।
दो दो अंक के। यहाँ पे भी शब्द सीमा को न बढ़ाया गया है न घटाया गया है। अगला देखा जाए तो पूरक पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित प्रश्न पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ये 8 अंक का है, जिसमें देखा जाए तो 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर बच्चे यहाँ पे देने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें देखा जाए तो दक्षता योग्यता पर आधारित ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें बच्चा अपनी कल्पना शक्ति ज्ञान पर और दक्षता पे कौशल के आधार पर उत्तर देने के लिए स्वतंत्र रहेगा। जैसे माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये तो ज्ञान के आधार पे हो गया। ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका की परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए, सारा सारा हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखिए। हिरोशिमा में बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न ऐसा है जिसमें बच्चे जो बालक है जो बच्चा है वो स्वतंत्र है, अपने दक्षता कौशल पे कल्पना के आधार पर उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन 2 प्रश्न जो ज्ञानात्मक है, बोधात्मक और ज्ञानात्मक है। इसी प्रकार रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन जो 3 है, 3 में से किसी एक विषय पे अनुच्छेद रचना के आधार पे लिखना होगा। अगला है औपचारिक अनौपचारिक प्रश्न, दोनों में से कोई एक बच्चा करने के लिए बालक स्वतंत्र है एक उत्तर देने के लिए। यहाँ पे इसी प्रकार स्ववृत्त लेखन है, स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन, दोनों में से कोई एक उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार अगला है 15 अंतिम प्रश्न जो है, जिसमें विज्ञापन बनाना है अथवा संदेश। प्रश्नों के प्रकार जो हमारे प्रश्न पत्र में लिए गए हैं वो किस प्रकार के हैं, यहाँ पे उदाहरण सहित मैं बताने जा रही हूँ। नई शिक्षा नीति के अनुसार, जिसमें नई शिक्षा नीति विशेष ध्यान दे रही है दक्षता पे कौशल पे एकीकृत शिक्षा पे, उसके आधार पे जो प्रश्न पत्र तैयार होने, जिसमें पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विश्लेषण करना तथा तथ्यों की समझ करना और परीक्षण करना। एक बालक जो है इस प्रश्न का उत्तर अगर दे रहा है तो किस प्रकार वो विश्लेषण करके दे रहा है, किस प्रकार वो तथ्य तक पहुंच रहा है, इसकी समझ का परीक्षण होता है। यहाँ हमें पता चलता है बालक की दक्षता पे, विश्लेषणात्मक शक्ति पे, तर्क शक्ति का यहाँ पे हमें ज्ञान होता है। जिसमें देखा जाए तो एक प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफी लोकप्रिय है क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न प्रश्न पत्र से ही लिया गया है, जो पठित अपठित गद्यांश है वहां से सही गलत का उत्तर यहाँ पे देना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, जिसमें बच्चा तर्क करके विश्लेषण करके तब उत्तर यहाँ पे देगा। जिसमें विकल्प भी है सौंधी खुशबू होती है, लाजवाब स्वाद होता है, बहुत महंगी होती है, आसानी से उपलब्ध होती है। इसके लिए देखा जाए तो बोधात्मक रूप से देखा जाए तो बच्चे को गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, तब वो तथ्य तक कहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर इसके विश्लेषणात्मक शक्ति और तथ्यों की समझ उत्पन्न होती है। अगला है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की अवधारणाओं और विश्लेषण क्षमता का परीक्षण करना। कि छात्र बालक कितना समझ पा रहा है प्रश्न को और अपनी कितनी विश्लेषण क्षमता से उत्तर दे पा रहा है, चाहे वो बोध से संबंधित हो, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो विश्लेषण से संबंधित हो, चाहे कल्पना से संबंधित हो। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न गद्यांश में दिया गया है, चाय एक श्रम आधारित उद्योग है कैसे? अगर बालक गद्यांश को ध्यान से पढ़ेगा तब वो समझ पाएगा कि चाय एक श्रम आधारित उद्योग है कैसे, इस प्रकार, क्योंकि चाय की पत्ती को चुनने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। जो मजदूर एक एक पत्ती को चुनते हैं, श्रम कार्य है ये। इसलिए यहाँ पे बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अवधारणाओं पे विश्लेषण करना पड़ेगा, तब वो इन सब की क्षमताओं में, अगर ये क्षमता विकसित है
उसके अंदर, तब वो इसके आधार पे उत्तर देने में सक्षम हो पाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, जो ज्ञान और बोध दोनों के आधार पे होता है। इसमें गहन ज्ञान, इसका उद्देश्य क्या होता है प्रश्न का? ज्ञान, तर्क शक्ति और लेखन क्षमता का परीक्षण करना। एक बालक की गहन ज्ञान का गहन ज्ञान है, उसके अंदर कितनी तर्क शक्ति, कितनी विकसित हो चुकी है या विकसित करनी है, या कितना विकसित होना बाकी है। और लेखन क्षमता, जो विस्तृत प्रश्न होते हैं उसमें लिखना पड़ता है, जिसमें लेखन क्षमता का भी परीक्षण होता है। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न पत्र में ही, और इस प्रश्न, इसका उदाहरण क्या है? किसी पाठ, घटना, विचार का विस्तार से वर्णन या विश्लेषण करना ही होता है विस्तृत प्रश्न। किसी पाठ को पढ़े हैं, उसमें किसी घटना को आधार बनाकर प्रश्न बना दिया जाए, उसमें बच्चा विचार करके विस्तार से अपने ज्ञान के आधार पे, कल्पना के आधार पे, विश्लेषण के आधार पे उत्तर दे। यहाँ पे हमें उसकी तर्क शक्ति और लेखन क्षमता का पता चलता है। जैसे हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए, चित्रण कीजिए, चित्रण किया है अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे बच्चे, बालक अपनी सोच, गहन ज्ञान जो उसने पाठ में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है, उसके आधार पे ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देगा। अगला है अनुप्रयोग। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न जो है, इसका उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक और समस्या समाधान कौशल का मूल्यांकन करना। यानी कि अब यदि बालक जो है, समाज में, हम सब समाज में रहते हैं, समाज को देखते हैं, समाज से सीखते हैं, और समाज में एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। तो यदि एक बालक के जीवन में कोई समस्या आ रहा है, तो कितना उसका समाधान करने के लिए सक्षम हो चुका है या सक्षम बन रहा है, इस चीज का यहाँ पे विकास होता है, जिससे व्यवहारिक और समस्या समाधान कौशल का मूल्यांकन होता है। जिससे एक प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है, उसे आज के सामाजिक परिवेश के साथ स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में लिखिए। यदि उस समय की ये एक आंचलिक कहानी है जिसे बच्चे ने पढ़ा है, और ये आजादी से पहले की कहानी है, ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया गया उसमें, उस समय का रहन सहन, जीवन शैली बिल्कुल अलग थी, और आज जो बच्चा वर्तमान में रह रहा है, उसका रहन सहन और जीवन शैली बिल्कुल अलग है। इन दोनों में अंतर भेद करके स्पष्ट करना होगा उसे, उत्तर उत्तर को स्पष्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो बच्चे का विश्लेषण जो है, विश्लेषण क्षमता का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा। फिर उसके बाद समाज में किस प्रकार रहन सहन, रहना सहना, किस प्रकार रहन सहन करते हैं, या समाज में किस प्रकार परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है, किस प्रकार उस परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए, या उसके लाभ और हानि, उन सब का मूल्यांकन करके इसका उत्तर दे सकता है। अगला है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चे जो है गहरे विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच की जो होती है, उस दक्षता को विकसित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है छात्रों की तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक क्षमता का परीक्षण करना। जिसमें एक प्रश्न यहाँ पे है, कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रति आप मैडम अनम्यूट कर लो उसको, आप म्यूट हो गई हो। हाँ। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। छात्रों की तर्क शक्ति का विश्लेषण यहाँ पे हो सकता है इस प्रश्न के आधार पे। जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं तो हमें इन सारी जो बिंदु हैं उनका ध्यान रखना चाहिए।
अगला है आवधिक या आंतरिक प्रश्न, आंतरिक विषयों पर प्रश्न पत्र। इसका उद्देश्य है छात्रों की बहुविषयक समझ और समग्र दृष्टिकोण का परीक्षण। जैसे इसका प्रश्न, एक उदाहरण यहाँ पे है कि क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे? ये मैं क्यों लिखता हूँ पाठ पर आधारित प्रश्न है, जिसमें लेखक ने बताया है कि जो आंतरिक विवशता है वो लिखने के लिए विवश करता है, कभी कभी बाह्य दबाव भी हमें लिखने के लिए विवश करता है। तो क्या ये केवल एक लेखक जो होते हैं या लेखन से जुड़े हुए जो रचनाकार होते हैं उन्हीं को प्रभावित करता है, या जो हमारे समाज में दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोग हैं या दूसरा जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को भी आंतरिक विवशता या बाह्य दबाव विवश करता है? तो यहाँ पे बच्चा क्या है, बालक जो है अपनी सोच समझ के अनुसार उत्तर देगा। यहाँ यहाँ पे देखा जाए तो बहुविषयक समझ, यानी कि बहुविषयक यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो केवल लेखक की बात हो रही है, लेकिन बालक किसी प्लेयर को ले सकता है, जैसे क्रिकेटर को ले सकता है, किसी अभिनेता को उदाहरण के तौर पे ले सकता है, किसी राजनेता को उदाहरण के तौर पे ले सकता है, या समाज में किसी और जो व्यवसायिक व्यक्ति हैं, दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको आधार बनाकर यहाँ पे उत्तर देने के लिए बालक स्वतंत्र है। तो प्रश्न पत्र बनाते समय हमें बहुविषयक समझ और समग्र दृष्टिकोण का परीक्षण करने के लिए ऐसे प्रश्नों को अवश्य डालना चाहिए। अगला है मूल्य आधारित प्रश्न। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं छात्रों के नैतिक मूल्यों और सामाजिक जो मूल्य हैं उसकी जिम्मेदारी, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो नैतिक मूल्य और समाज में जो हमारी जिम्मेदारी, समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, फसल कविता में प्रकृति और मानव जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि कृषि और पर्यावरण का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो फसल में किसानों के बारे में बताया गया है। तो चूंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे अगर बालक इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो ये एक तरह से देखा जाए तो जीवन से जुड़ी हुई इसको आधार बनाकर, अगर फसल नहीं है तो हमारा हमारा जीवन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। इसके संरक्षण को महत्वपूर्ण, पर्यावरण और कृषि दोनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बालक है सामाजिक दृष्टिकोण से चौतरफा सोचकर यह उत्तर देगा कि यदि जब फसल ही नहीं रहेंगे, पर्यावरण ही नहीं रहेगा, तो हम सब भी, हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है इस पृथ्वी पर। तो इस अगर देखा जाए तो सर्वांगीण बच्चे का देखा जाए तो सतत विकास, चौतरफा सोच कर ही वह उत्तर देने में सक्षम हो पाएगा अगर वो योग्य है तो। इसीलिए इसका इस तरह के प्रश्नों को डालना आवश्यक है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सामाजिक दृष्टिकोण को समझ पाए, जो प्रकृति है, पर्यावरण है, वो हमारे लिए कितना आवश्यक है, या समाज की जो दूसरी चीजें हैं वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है। यह है रचनात्मक व नवाचार आधारित प्रश्न जो है। इस प्रकार के प्रश्नों का एक उद्देश्य होता है सृजनात्मक लेखन शैली या नवीन सोच, जो कि हमारे देखा जाए तो प्रश्न पत्र में जो खंड घ है, खंड घ में देखा जाए तो अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और स्ववृत्त लेखन या जो भी लेखन कौशल में है वो सृजनात्मक या नवीन सोच को बढ़ावा देती है। यदि हम अपना अनुच्छेद लेखन किसी विषय पे लिख रहा है, बच्चा बालक किसी विषय पे अनुच्छेद लेखन लिख रहा है, तो वो उसकी जो सीमा है वो बनी हुई नहीं है। वो अपनी कल्पना शक्ति, वो अपने ज्ञान के आधार पर बहुत सारे अपने विचार वहां पर दे सकता है, नए विचार भी प्रस्तुत कर सकता है। वहां पे बाध्य नहीं है बालक की, जो उसने पढ़ा है वही उत्तर देगा। वह पूर्णतः स्वतंत्र है अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। इसलिए इसे यहाँ पे बोला जाता है रचनात्मक या नवाचार आधारित प्रश्न, हाँ तो जहाँ पे बच्चे की एयरपोर्ट था नवीन लिखा हुआ सोच है, वो गलत को गलत प्रकट लिखा था ना। गोवा तक चढ़ जाएंगे, जाने जाने में 3 दिन लग जाएंगे। हेलो, हेलो। सॉरी सॉरी। नवीन सोच, बच्चे की नवीन सोच को बढ़ावा मिले, इसलिए रचनात्मक जो प्रश्न है, रचनात्मक कौशल पे आधारित इन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। दूसरी चीज है कि बच्चे के लेखन कौशल में भी विकास होता है, भाषाई ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए देखा जाए तो बोर्ड ने भी 20 अंक यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है, जिससे बच्चे में नवीन सोच की पत्ती हो। अगला है छात्रों की सृजनात्मक क्षमता
मौलिकता और विचार व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करना। ये प्रश्न पत्र जो बनाते हैं हम, इसमें चीजों का क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, प्रश्न पत्र बनाते समय हमें इन प्रश्नों को लेना क्यों आवश्यक है, ये 3 बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे छात्रों की सृजनात्मक क्षमता का विकास हो, मौलिकता और विचार, तो अपना विचार व्यक्त करने में सक्षम हो पाए, जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी उनकी विचारधारा है, वो दूसरों के सामने बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट उनको ना हो। यह विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्त, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, इस चीज को विकसित करना हमारा उद्देश्य है। इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से छात्र अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो सकते हैं। यानी कि जो प्रश्न है ये रचनात्मक वाले या सृजनात्मक वाले, इसमें जो पालक है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी कल्पना शक्ति से वह अपनी कल्पना शक्ति से जो भी विचार उत्पन्न करे उसको लिखने के लिए स्वतंत्र है। यह प्रश्न न केवल भाषा की समझ और कौशल को मजबूत बनाती है, बल्कि आलोचनात्मक सोच, कल्पनाशीलता और तर्क शक्ति को भी प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये केवल भाषा कौशल को ही मजबूत नहीं बनाते हैं, बल्कि आलोचनात्मक, यानी कि यदि बच्चा कुछ पढ़ रहा है या उसे कुछ पढ़ाया जा रहा है या कहानी में कुछ भी सुना दिया गया, वह स्वतंत्र है उसको बदलने के लिए, अपनी कल्पना शक्ति के लिए वह बोल सकता है कि इस कहानी में इस प्रकार से क्यों हुआ, यहाँ पे दूसरे तरीके से क्यों नहीं हो सकता था। कल्पना शक्ति से, तर्क शक्ति से उत्तर दे सकता है, या किसी किसी एक मुद्दे को लेकर, जैसे कि बाल गोविंद भगत पाठ जो पढ़ाया गया उसमें मैंने एक चर्चा करवाया था, डिबेट करवाया था मैंने, कि जिस प्रकार उसमें बताया गया था कि एक जो महिला होती है उसे शमशान घाट पे जाना वर्जित होता है, या पुरुष प्रधान, चूंकि भारत हमारा पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुखाग्नि जो होता है केवल पुरुष देते हैं, स्त्रियां नहीं देती हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत में ये दिखाया गया है कि बाल गोविंद भगत में जो भगत थे उन्होंने अपनी बहू के हाथ से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाया, तो समाज में उन्होंने क्या एक सीख मिली, बालक को एक सीख मिली कि यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हम ही समाज में ला सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे बालक प्रोत्साहित हो रहा है, जिसको आधार बनाकर मैंने अपनी कक्षा में एक डिबेट करवाया था, जिसमें डिबेट में मैंने एक विषय रखा था कि घूंघट प्रथा कितना आवश्यक है, या घूंघट प्रथा से होने वाले लाभ या हानि पे एक डिबेट करवाया था, जिसमें बच्चे बहुत उत्साहित होकर भाग लिए थे और अलग अलग अपने विचारों को वहां पे प्रस्तुत किए थे। तो जो रचनात्मक कौशल जो है इस पे आधारित प्रश्न, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, बच्चों की तार्किक शक्ति का विकास करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनकी कल्पना शक्ति को उनका विकास होता है। ऐसे प्रश्न हमें अपने पाठ्यक्रम में अवश्य रखने चाहिए और ध्यान देना चाहिए प्रश्नों का निर्माण करते समय। अगला है कि प्रश्न पत्र बनाते समय इन बिंदुओं का ध्यान क्यों रखा जा रहा है, या नई शिक्षा नीति क्यों दबाव डाल रही है कि आप दक्षता योग्य जो है अपने प्रश्न पत्र में दक्षता योग्य, कौशल योग्य या एकीकृत प्रश्नों को डालिए। कारण यह है अध्यापक और अधिगम प्रक्रिया से जो छात्र हैं लचीलापन लाना कि बालक जो है बस्ता बस्ता के बोझ के तले ना दबा रहे, केवल किताब के बोझ के तले तले ना दबा रहे, उसकी जो सोच है वो चौतरफा विकसित हो, वो सब स्वतंत्र हो अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए इसमें परिवर्तन लाया गया है, जिसमें कुछ बिंदु है। अध्यापन और अभिगम प्रक्रिया का छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना, यानी कि क्लास को, कक्षा को केवल शिक्षक केंद्रित नहीं बनाना है, छात्र केंद्रित बनाना है, जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रियाकलाप करने या उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। बच्चों पर दबाव कम करना, जो कि जैसा सीबीएसई कुछ दिन में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन बाद शायद बच्चों का एक दिन कोई होगा क्लास जिसमें बच्चे बैग लेकर नहीं आएंगे, जहाँ पे बच्चों के दबाव को, जो पुस्तक का या बैग का दबाव कहते हैं, उसको कम किया जा रहा है, करने की योजना बनाई जा रही है। तो इसमें देखा जाए तो बच्चों पर दबाव कम हो, यानी कि केवल रटंत विद्या या रटने की जो है कि किताब से आप बस रटिए और उत्तर दीजिए, इस चीज को कम करना। इसलिए इन प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के जो प्रकार हैं उनमें परिवर्तन किया गया है। सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल देना, जो चीजें हम रटते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा याद रहे, वो रटते हैं कुछ दिन तक हमारे मन में रहता है, लेकिन जो हम करके कोई चीज, देखा जाए तो प्रयोगात्मक तरीके से जब करके सीखते हैं तो हमारे जहन में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में आत्मसात हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर बल देना है,
जिस याद करने पे बल नहीं देना है, रटने पे बल नहीं देना है। सक्रिय भागीदारी व मंच प्रदान करना, एक बालक जो है इस प्रकार के प्रश्न पत्र बनेंगे या इस प्रकार के रचनात्मक लेखन कौशल होंगे, या फिर देखा जाए तो चाहे मौखिक हो, चाहे रचनात्मक हो, चाहे नाट्य के तौर पे हो, जिस जो भी प्रश्न हो, चाहे आर्ट इंटीग्रेशन भी ले लिया जाए जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया कि एक जो प्रश्न है आर्ट इंटीग्रेशन से संबंधित भी प्रश्न होने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा जो है, बालक जो है वो स्वतंत्र होता है वहां पे उत्तर देने के लिए या कार्य करने के लिए, तो उसकी भागीदारी जो होती है वो बहुत उत्साहित होकर किसी चीज में भागीदारी अपना देता है। तो ऐसे हमें जो शिक्षक है उन्हें एक मंच प्रदान करना है बच्चों को, ताकि वो सक्रिय होकर अपनी पूरी भागीदारी दे। मूल्यांकन को व्यापक व नियमित बनाना, जो मूल्यांकन है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी परीक्षाएं होती हैं या जो भी हम परीक्षा ले रहे हैं वो बालक की परीक्षा नहीं है बल्कि हम शिक्षक की भी परीक्षा है। वो रिजल्ट बालक का नहीं बल्कि हमारा भी है। तो हमारा जो मूल्यांकन, हम बालक का ही नहीं मूल्यांकन करते हैं, साथ साथ में हम शिक्षकों का भी मूल्यांकन होता है। उसको और व्यापक बनाना है, नियमित बनाना चाहिए, ताकि समय समय से हम स्वयं के अंदर भी परिवर्तन ला सके और बालक के अंदर भी परिवर्तन ला सके। रचनात्मक अध्यापन के लिए अध्यापक को स्थान दिया जा सके। रचनात्मक अध्यापन के लिए यहाँ की जो रचनात्मक अध्यापन है, जैसे कहा जाता है कि एक्टिविटी करवाइए, जितना भी हो सकता है हमें पाठ में साथ साथ में छोटी छोटी क्रियाकलाप करवाना है, गतिविधि करवाना है, तो इसमें अध्यापक को भी स्थान देना है, ताकि पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे रचनात्मक क्रियाकलाप भी साथ साथ हो सके। निदान और सुधार के साधन प्रदान किए जा सके। बालक में जो त्रुटियां हो रही हैं, जो भी हम मूल्यांकन करते हैं उसमें यदि जो त्रुटियां हो रही हैं समय समय पे हम उसको सुधार सके, इसलिए भी मूल्यांकन और प्रश्न पत्र या प्रश्न या परीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को अधिक कौशल प्रदान किए जा सके, जैसे बोधात्मक, मनोप्रेरक, भावात्मक, मतलब उन्हें अलग अलग कौशलों से संबंधित प्रश्न पत्र बना के दे, ना कि केवल पाठ्य प्रश्न से संबंधित प्रश्न को बनाकर वहां पर दे। इस प्रक्रिया को उलटने के लिए शिक्षा बिना ज्ञान के ही आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पे जो देखा जाए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बालक जो है वो बस्ते के बोझ के तले दबा हुआ है। यही कारण है जो अभी बोला जा रहा है कि लचीलापन लाए, अपने शिक्षा में लचीलापन लाए, प्रवाह लाए, मौलिकता लाए, मौलिकता का विस्तार करे, या कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्रश्न दे, या फिर दक्षता से संबंधित प्रश्न दे, कौशलों से संबंधित प्रश्न दे। यही कारण है कि बच्चों के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, बालक के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, उसको दिन प्रतिदिन कम किया जाए और शिक्षा को और ज्यादा से ज्यादा लचीला बनाया जा सके। यहाँ एक छोटा सा कोट है, शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिस शिक्षक या डाक के जिसे शिक्षक या डाक के द्वारा कहीं भी पहुंचा दिया जा सके। शिक्षा जो है कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यानी कि पत्र के समान नहीं है कि हमने पत्र डाला और पत्र जहाँ पे पता लिखा था उस स्थान पे पहुंच गया। शिक्षा उर्वर और ऊर्जादायी शिक्षा है, जिसे हमेशा ही बच्चे की भौतिक और सांस्कृतिक जमीन के गहरे पैठी होती है और उन्हें माता पिता, शिक्षकों, सहपाठियों और समुदायों के साथ पारस्परिक क्रियाओं से पोषण मिलता है। शिक्षा ऐसा नहीं है जैसे जैसे मैंने पहले बताया कि पत्र के समान यहाँ से वहां पहुंचा देना। शिक्षा ऐसा है जो बच्चा भौतिक तरीके से, काल्पनिक तरीके से, आंतरिक तरीके से, हर तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, हर तरीके से आत्मसात कर सके। प्रत्येक वर्ष जो प्रश्न पत्र में जो बदलाव लाए जा रहे हैं या प्रश्न पत्र में जो भी चीजें दिन प्रतिदिन सीबीएसई बदल रही है, उसका एक ही कारण है कि लचीलापन लाना और कौशल का विकास करना, दक्षता का विकास करना। यही कारण है कि प्रश्न पत्र में, मतलब प्रश्न पत्र में दोहराव ना हो, एक ही चीज को बार बार दोहराया नहीं जाए। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो हर साल, हर 2 साल 3 साल के बाद कुछ ना कुछ सामयिक परिवर्तन दिन पे दिन हो रहा है, ताकि बच्चे का सामयिक विकास हो सके। यहाँ पे आशा करती हूँ कि कुछ इस कार्यशाला आप सभी के लिए उपयोगी हुआ होगा। और जाते जाते एक छोटा सा चाणक्य का यहाँ पे सुविचार है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। ये बात एकदम सही है। शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होते, उनकी कलम में, उनके ज्ञान में इतनी ताकत होती है कि किसी भी चीज को परिवर्तित कर सकते हैं।
कोई प्रश्न कोई पूछना है क्या किसी को? पाठक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है मैम से। हाँ, पूछिए पूछिए। मैम, पिछले साल वाले पेपर में, अभी आप जब आप पेपर के बारे में बता रहे थे, तो पिछले साल वाले पेपर में मेजर एक जो दो चीज सी बदली थी। वो ये थी कि गद्य से भी बहुवैकल्पिक प्रश्न आते थे, दो गद्य पाठों में से भी, और पद्य पाठों में से भी दो बहुवैकल्पिक प्रश्न आते थे। पठित पठित या अपठित की बात करेंगे मैम? नहीं मैम, मैं आपको वो बता रही हूँ कि पिछले साल से इस साल में दो मेजर चेंजेस हुए हैं। वो शायद आपने नहीं बताया, वो मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले साल वाला जो पेपर था मैम इस उसके बार अंदर। बदल चुका है, वो बदल गया। वो 2 नंबर आपका पठित गद्यांश और पठित काव्यांश में जुड़ हाँ, बस मैं गया। वही पूछना चाह रही थी कि वो वो पहले 5 नंबर का बदल अपठित आता था और 5 नंबर जी का जी, अपठित वो जो काव्यांश आता प्रश्न था। आते जी जी। वो 2 नंबर। हैं, हाँ। वो वो नंबर पठित गद्यांश में और पठित काव्यांश के साथ जुड़ गया है। पहले 5 नंबर का पठित गद्यांश और काव्यांश आता था, लेकिन वो दो हम्म, नंबर अब उधर जोड़ दिए गए, इसलिए 7-7 नंबर उधर चले गए, 14 नंबर का हो गया है। जी जी, बस मैं यही जानना चाहती थी कि वो अलग से प्रश्न बनते थे, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 10 के 8 नाम और से। जी मैम, जी मैम, ये बनते थे लेकिन इसको हटा दिया गया, ये परिवर्तन किया गया। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। कोई और? तो मैडम सुनीता कुशवाहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो भाषा का प्रश्न पत्र है, खासतौर से हिंदी भाषा का, उसमें प्रभाव भी होना चाहिए, मौलिकता भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, विस्तार भी होना चाहिए, आदि है। बहुत सारी चीजें आपने बताई, बहुत सुंदर शब्दों में बताया। और समय को देखते हुए आपने पूरे सही समय पर इसको खत्म किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। थैंक यू। हमारे सभी साथियों का जो अ, जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग, जैसे अभी डॉक्टर समृद्धि शर्मा ने कुछ बताया, तो कुछ लोग तो परिचित हैं, तो जो परिचित हैं उनका ब्रशिंग हो जाएगा, और जो परिचित नहीं है वो और जान जाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक कभी यू वेरी कुछ मच। त्रुटि हो गई तो क्षमा थैंक करें यू सर। सर। थैंक धन्यवाद सर।